हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि टी.एस. इलियट का एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ज़्यादा पॉपुलर धार्मिक नाटक है। मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि थॉमस बेकेट के मार्टरडम के बारे में बात करता है। एक्चुअली 1935 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने टी.एस. इलियट से कहा कि एक प्ले लिखिए आप, जो कि कैंटरबरी फेस्टिवल पे जिसको परफॉर्म किया जाना था। तो ये उसी का रिजल्ट रहा है। और क्रिश्चियन थीम, क्योंकि क्रिश्चियन फेस्टिवल के लिए लिखा जाना था, तो क्रिश्चियन थीम उन्होंने रखी है। और लाइक मैनी अदर पोएम्स, जिसमें वो अक्सर लैक ऑफ फेथ की बात करते हैं भगवान में। जैसे आप उनकी पोएम वेस्टलैंड पढ़ लीजिए, या और भी कुछ हैं जिनमें वो धार्मिक चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया करते थे। उसी हिसाब से थीम उन्होंने इसमें धार्मिक ही रखी है। मॉडर्न लाइफ विदाउट फेथ इन गॉड इज द थीम ऑफ द प्ले। और यह एक पोएटिक ड्रामा है, क्योंकि टी.एस. इलियट ने अपने आप को बताया हुआ था कि आई एम अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। उन्हें क्लासिकल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसी बेस पर ये जो आर्ट थी ड्रामाटिस्ट की, अक्सर जो डायलॉग लिखे जाने लगे थे वो प्रोज में लिखे जाने लगे थे इस टाइम तक, 1935 तक। तो इलियट ने इस क्लासिकल फॉर्म को चुना, पुरानी फॉर्म को चुना। जैसे मान के चलिए कभी अ, आपके विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो ये लोग लिखा करते थे ब्लैंक वर्स में, ठीक उसी हिसाब से उन्होंने ये वर्स में लिखा है। तो पोएटिक ड्रामा है। इसकी खासियत क्या होती है? इट इंटीग्रेट्स पोएट्री एंड ड्रामा, दोनों का साथ साथ सम्मिलन इसमें होता है। इसके अलावा इट एनहांसेस ड्रामेटिक एलिमेंट्स लाइक प्लॉट, कैरेक्टर्स, और उनकी जो आपस में इंटरेक्शंस, बातचीत होती है, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है अकॉर्डिंग टू। जो कि आप बात करें एरिस्टोटल की, तो पोएटिक्स में उन्होंने भी कहा है कि अगर पोएटिक लैंग्वेज में लिखा जाए ड्रामा, तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। द प्ले इज़ जनरली क्रेडिटेड विद बीइंग रिस्पांसिबल फॉर रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस आर्ट को विलुप्त होने से बचाया है टी.एस. इलियट ने। बेसिकली वर्स जो है वो रोमांटिकली पोएटिक एज़ इन फेयरी टेल्स, जिस तरह से थीम्स होती हैं वो फेयरी टेल्स वाली होती हैं। लिरिकल और म्यूज़िकल स्टाइल में लिखा जाता है। डिफरेंट थीम होती है इसकी प्रोस ड्रामा से। बाद में जो लास्ट में हाइलाइट मैंने किया है, द सोर्स ऑफ द प्ले इज एडवर्ड ग्रिम्स आई विटनेस अकाउंट ऑफ द असैसिनेशन ऑफ बेकेट। ये एडवर्ड ग्रिम एक्चुअली उस समय कैथेड्रल में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत व्यक्ति थे, और इन्होंने बाद में अपना अकाउंट, या यूं कहिए कि एक डिस्क्रिप्शन लिखा था उस मर्डर के बारे में। तो उस सोर्स को टी.एस. इलियट ने इस्तेमाल किया है इस प्ले को लिखने में। ये वाला क्वेश्चन यूपीएचएससी का जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था कि सोर्स इस प्ले का क्या है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा एक हीरो नहीं है। यही आपके सामने मिलेंगे। थॉमस बेकेट, जो कि ही वाज ही इज मर्डर्ड, आर्च बिशप ऑफ थॉमस बेकेट। प्रीस्ट, पुजारी, जो वहाँ कैथेड्रल में रहते हैं गिरजाघर में। नाइट्स, जो कि मर्डरर्स हैं, उन्हें मारने आ जाते हैं। और कोरस ऑफ विमेन, जो है कैंटरबरी की महिलाओं, या यूं कहो कि जो आसपास के सारे जो जनसाधारण लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उनके फियर्स और उनकी फ्रस्ट्रेशंस, सब बातें कोरस के थ्रू ये सिलेट ने प्रेजेंट की हैं प्ले में। सेटिंग जो है इसकी कैंटरबरी जो है कैथेड्रल, वहीं इंग्लैंड में वहाँ का है इसका पूरा सेटअप। और ये आपको याद रखना है कि प्ले स्टार्ट कब से होता है, क्योंकि एक प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जो सेंट जॉन, उस पे यूपीएचएससी में एक क्वेश्चन आया था कि उस प्ले की शुरुआत कहाँ से होती है। लिखा तो 1930 19 मतलब 20वीं शताब्दी में है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी उसी हिसाब से लिखा तो गया है 1935 में। लेकिन शुरुआत कहाँ, सेटिंग कब की है, ईयर क्या है उसका? 1170, 1170 के समय की बात है। ये आपको याद रखना है। बाई चांस ऐसा कुछ पूछा जाए तो यू मस्ट बी अवेयर विद द फैक्ट कि कहानी कब, कौन से साल की है, 1170 की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि भाई आप मर्डर पे डायरेक्ट पहुंच गए, लेकिन मर्डर हुआ क्यों है, अगर किसी का मर्डर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप प्ले को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, थॉमस बेकेट कोई बहुत बड़े संत नहीं थे इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। वह एक चांसलर थे। चांसलर का मतलब होता है जैसे कि अभी मौजूदा प्रधानमंत्री होगा इंग्लैंड का।
इस पोस्ट पे इनको राजा ने रखा हुआ था। राजा का नाम था किंग हेनरी द्वितीय। ये भी याद रखना है आपको। किंग हेनरी सेकंड जो थे राजा, और जो आर्च बिशप थे इनके समय, थॉमस बेकेट के समय, वो थे थियोबाल्ड। फिर क्या होता है, थियोबाल्ड की डेथ हो जाती है और उनके बाद राजा क्या करते हैं, किंग हेनरी। और ये जो आर्च बिशप पोस्ट क्या होती है, एक्चुअली यह एक कैथेड्रल का जो सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है वो बोला जाता है। आर्च बिशप मतलब धर्म धर्म गुरु, जो गिरजाघर का सबसे बड़ा, कैंटरबरी जो गिरजाघर है वहाँ का सबसे बड़ा धर्म गुरु वही कहा जाता है, आर्च बिशप। तो थियोबाल्ड की जगह पे जब वो नियुक्त किए गए, तो इसमें क्या था कि राजा का मोटिव था उनका, कि उन्होंने, राजा ने अपॉइंट किया कि किस तरह से मैं अपने कंट्रोल कर सकूं। आप जो जैसे धर्म और राजा या शासन और धर्म की लड़ाई इंग्लैंड में अक्सर होती रही है। कभी रोमन कैथोलिक लेकर के, कभी प्रोटेस्टेंट बना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो उसी हिसाब से जब इनका अपॉइंटमेंट किया गया, क्योंकि एक पॉलिटिकल पोस्ट पे ऑलरेडी थे, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, प्रीस्ट ने, उन्होंने, सब लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया। मैनी प्रीस्ट और बिशप्स, इन सब लोगों ने इसका इनका अपोज किया कि भाई एक पॉलिटिकल बंदे को धर्म में क्यों लाया जा रहा है। जैसे बात की जाए अपने यूपी के सीएम की भी बात की जाती है कि हाँ वो कभी योगी हैं लेकिन शासन चलाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। कुछ लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता कि धर्म और पॉलिटिक्स, ठीक है, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है सबका जानने का, समझने का। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने बहुत विरोध किया कि पॉलिटिकल पोस्ट पे रहने वाले व्यक्ति को चर्च का मुख्य धर्मगुरु कैसे बनाया गया है। और ये बनाया गया था एक्चुअली, राजा का अपना एक मोटिव था, सीक्रेट मोटिव था, कि वो किस तरह से, एक्चुअल जो लिखा है सीक्रेट मोटिव था, किस तरह से वो जो है चर्च को अपने कब्जे में रख सके, किस तरह से उसको डोमिनेट कर सके। किंग हेनरी का ये द्वितीय, किंग हेनरी द्वितीय का ये मोटिव था। और लेकिन जैसे ही इनको ये पद मिला आर्च बिशप का, तब इन्होंने राजा की एक नहीं सुनी, तो उसकी सारी प्लानिंग जो थी वो फेल हो गई। और इन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि जैसे ही बने तो इनके अंदर धार्मिक चीजें बढ़ गई और इन्होंने ठीक उसी हिसाब से धर्म के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अब धर्म के हिसाब से काम करना शुरू किया तो इन्होंने ना केवल राजा के बहुत सारे फेवरेट्स थे उनको ना केवल पनिश किया, बल्कि बहुत को जो धर्म धर्म से बाहर निकाल दिया जाता था उस समय, वैसा भी उन्होंने किया। और एकदम राजा की नहीं सुनी। राजा ने एक टैक्स लगाया था, उस टैक्स पे साइन करने से इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने अपना जो चांसलरशिप की पोस्ट थी उसे रिजाइन भी कर दिया, और सिर्फ अपने आप को आर्च बिशप की तरह ही ट्रीट करने लगे। अब जब राजा है, राजा के खिलाफ जाओगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत नाराज हो गया। ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, एक्सट्रीमली फ्यूरियस। और उसने कहा इनको सबक सिखाऊंगा, इनको निकाल देता हूं मैं चर्च से बाहर। तभी ये इनको मौका मिलता है 1163 में, 1163 में ये वहां से फ्रांस चले जाते हैं अपनी जान बचा करके। और उसके बाद ये 1170 में लौट करके आने वाले होते हैं। उसी दिन से इस प्ले की शुरुआत होती है, इतना आप समझ लीजिए। शुरुआत कहाँ से होती है, इनके 7 साल बाद लौटने के दिन से। और उसी दिन, जिस दिन लौट के आते हैं, ही वॉज मर्डर्ड बाय द नाइट्स। ये इस प्ले की कहानी आगे होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। दो पार्ट हैं इस प्ले के। पार्ट फर्स्ट जो कि आपके सामने है, बीच में एक इंटरलूड भी है। अगर पूछा जाए कि विच प्ले हैज इंटरलूड, तो आप बता सकते हैं कि मर्डर इन द कैथेड्रल। शुरुआत प्ले की है, बिगिंस विद द सॉन्ग संग बाय कोरस ऑफ विमेन। जो कैंटरबरी की महिलाएं हैं वो गीत गाती हैं, और उस गीत में वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो यहाँ पर विलिंगली नहीं आई हैं। विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से नहीं आई हैं, बल्कि उनको मजबूर किया गया है यहाँ आने के लिए हालातों ने। वो हालात क्या है, उनको पता चल गया है या उनके कॉन्सेंस कहने लगा है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कैंटरबरी में ट्रेजिडी कुछ ना कुछ होने वाली है, ऐसा उनको लगता है। 7 साल गुजर चुके हैं थॉमस बेकेट को गए हुए, ये भी बताती हैं। और उनके जाने के बाद यह जो समय रहा है उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स और बहुत ज़्यादा दबाव झेला है राजा के द्वारा। राजा के लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका टॉर्चर किया है, यहाँ तक कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और वो भी वायलेट की है बहुत सारे सैनिकों ने। यूं कहो कि धार्मिक जो चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं। इंग्लैंड का कंटेम्प्रेरी जो शासन है बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। उन औरतों के मन में, देयर कॉन्सेंस, उनके मन में एक बात आती है
कि सम ट्रेजेडी इज लूमिंग ओवर कैंटरबरी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। द विमेन डिपार्चर, वो चली जाती हैं गीत गाने के बाद। तभी 3 जो पुजारी होते हैं, पादरी उस चर्च के, वो आते हैं और वो आकर के अपनी कंसर्न्स जो हैं, चिंताएं व्यक्त करने लगते हैं कि इंग्लैंड की क्या कंडीशन बना दी है किंग हेनरी ने, ये बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों में जो है लैक ऑफ फेथ, बहुत ज़्यादा लोगों में विश्वास की कमी हो गई है। लोग पूरी तरह से अ, हो चुके हैं भौतिकवादी, धर्म धर्म से उनसे दूर भाग रहा है, इस तरह से बताते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट जो छाई हुई है, राजनीतिक अस्थिरता, उसके बारे में बात करते हैं पुजारी। तभी वो ये भी कहते हैं कि जब तक लोग भगवान में भरोसा नहीं करेंगे, तब तक उनके ज़िंदगी में या इंग्लैंड में, हमारे पूरे देश में कोई सुकून नहीं होगा। ओवरऑल धर्म की महत्वता की बात की गई है। दे वंडर, उन्हें इस बात का आश्चर्य भी होता है कि उनके जो रक्षक हैं थॉमस बेकट, वो फ्रांस में क्या कर रहे हैं। अब तो उनको आ जाना चाहिए, 7 साल हो चुके हैं। अब हो सकता है राजा का गुस्सा शांत हो गया हो, या हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि धर्म के रक्षक वही हैं, उनको अब आ जाना चाहिए था। फ्रांस में क्या कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं 3 पुजारी। तभी अचानक क्या होता है, जब वो बात कर रहे होते हैं, इसी मोमेंट पर एक मैसेंजर आकर के उनको बताता है, एक संदेशवाहक कहता है कि थॉमस बेकेट जो है वो अपने एग्जाइल मतलब वनवास से बाहर आ चुके हैं और वापस इंग्लैंड आ चुके हैं वो। और शॉर्टली, बहुत ही जल्दी, वो चर्च भी आने वाले हैं, यही कैथेड्रल आने वाले हैं जहाँ पर वो पहले रहते थे। जैसे ही उनको पता चलता है, अभी तो बहुत आराम से बात कर रहे थे तीनों पुजारी कि क्या होगा अगर वो आ जाएं, कितना अच्छा होगा, हम हमारे रक्षक हैं। लेकिन जैसे ही वो आए, तो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करना क्या है। आ तो गए, लेकिन करना क्या, क्योंकि वास्तविक स्थिति उनको पता थी कि अगर वो आ गए तो राजा से बुराई पहले से ही चली आ रही, दुश्मनी पहले से चली आ रही है, पता नहीं क्या होगा। तो वो एकदम से अचानक से खबर सुन के दे आर शॉक्ड। उनको पता है कि कुछ ना कुछ बुरा भी हो सकता है। फर्स्ट जो पहला प्रीस्ट है, वो कहता है कि शायद राजा, और जो डिस्प्यूट है राजा और थॉमस बेकेट के बीच का, वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो आ गए हैं। और पैच्ड अप खत्म हो चुका है। जबकि दूसरा सोचता है कि जो बेकेट हैं वो वापस तो आ रहे हैं, रिटर्निंग, लेकिन वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ऑन अकॉर्ड मतलब अपनी खुद की मर्जी से आ रहे हैं। देयर शुड बी सम डेंजर फॉर हिज लाइफ। तीसरा जो है वो सोचता है कि हो सकता है उनकी, मतलब दूसरा, जिंदगी में उनके रिस्क भी है, खतरा भी है। तीसरा वाला कहता है कि जरूर ही उनकी जो विपत्ति है, मिसफॉर्चून मतलब उनकी जो बदकिस्मती है, वो उनको यहाँ खींच लाई है। जरूर आर्च बिशप को उनकी बदकिस्मती यहाँ लेकर आई है। डेफिनेटली देयर इज डेंजर फॉर हिज लाइफ। ये सब बातें वो कर ही रहे होते हैं, तभी मैसेंजर से वो पूछते हैं कि क्या पता चला है कि वो आ तो रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या रखी है उन्होंने यहाँ आने की, क्या राजा ने उनकी कंडीशन मान ली है, क्या इसलिए आ गए हैं। तो वो कुछ नहीं बताता है पहले, इतना जरूर कहता है कि लोग बहुत खुश हैं, पीपल आर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश हैं कि भाई वो आ रहे हैं हमारे संत। और वो दे आर एक्साइटेड टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ देयर सेवियर। उनको लगता है उनके आते ही जो उनके धार्मिक मतभेद हैं, भेदभाव हैं, डाउट्स, और उनका जो वेवरिंग्स मतलब जो उनका कमजोर विश्वास पड़ता जा रहा है धर्म में, वो सब बैनिश खत्म हो जाएगा। आते ही वो लोग धर्म की दृष्टि से पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाएंगे और उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। थॉमस बेकेट के आते ही तो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई शादी समारोह होने वाला है, और ऐसे स्वागत की तैयारी करने लगते हैं वो लोग थॉमस बेकेट के। तभी जो कोरस है महिलाओं का, वो फिर से आता है, वो बताता है कि उन्होंने बहुत सारी समस्याएं सही हैं। दे हैव सफर्ड लॉट्स ऑफ एफ्लिक्शंस, बहुत सारे टॉर्चर्स, विपत्तियां उठाई हैं राजा के द्वारा, उन्होंने जो दी गई राजा के द्वारा। उनका ऑनर, उनका सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सभी को वायलेट किया है राजा ने, राजा के सैनिकों ने। एंड दे आर रेडी टू सफर मोर, वो कुछ भी सहने को तैयार हैं, और ज्यादा सह लेंगी, लेकिन वो चाहती हैं कि थॉमस बेकेट जो है वो वापस चले जाएं फ्रांस, क्योंकि महिलाओं को पता चल चुका है कि उनका मर्डर किया जा सकता है। राजा उनसे इतना ज्यादा खफा है, इतना ज्यादा गुस्सा है। तब वो चाहती हैं कि वो वापस चले जाएं, इससे अच्छा तो यही है कि वो वहीं चले जाएं, हम कोई बात नहीं, हम स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर भी रह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो जीवित रहें, थॉमस बेकेट जीवित रहें।
दे डोंट विश हिम टू बी मर्डर्ड इन द कैथेड्रल। और वो चाहती हैं कि ऐसा ना हो कहीं वो यहाँ मारे जाएं, ये नहीं होना चाहिए। या वो यही भी नहीं चाहती कहीं और मारे जाएं, मतलब वो मारे ना जाएं, वो फ्रांस चले जाएं तो ज्यादा सही है। थॉमस अपीयर्स, तभी अचानक थॉमस बेकेट आ जाते हैं और वो आकर के महिलाओं को कहते हैं कि कोई बात नहीं, शांत रहो, आप शांति रखो, शांति बनाए रखो, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप शांत रहो। ही टेल्स प्रीस्ट, बाकी जो पुजारी उनसे वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं जो भी गीत गा रही थी वो तुमसे ज्यादा अच्छा बोलती हैं। तो कुल मिला के ये एक टॉन्ट है ये उन पुजारियों के ऊपर, जो कि जैसे कि आपने कहा, देखा होगा कि पहले वो चाह रहे थे कि आ जाएं हमारे रक्षक आ जाएं, लेकिन जैसे ही वो आने की खबर सुनी तो वो एकदम से उनको शॉक लग गया। इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं कि वो आ जाएं। और हो सकता है ये लोग भी भ्रष्ट हों उतनी अच्छी तरह से, बहुत अच्छे ना हो। तो महिलाओं के जो शब्द हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और इनके जो शब्द हैं, इनके पुजारियों के, वो उतने अच्छे शब्द नहीं हैं। तो महिलाओं को अच्छा क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पर उनकी दूरदर्शिता की बात की गई है कि वो दूरदर्शी हैं, इस बात को जानती हैं कि क्या होने वाला है। हिडन मीनिंग उनके गाने की यही है कि सम ट्रेजेडी इज गोइंग टू हैपन। इसका मतलब आर्च बिशप भी जानते थे अपने आप को कि ही इज गोइंग टू बी मर्डर्ड, और वो अपना मेंटली तैयार होके ही आए थे कि हाँ, उनको खुद को सेक्रीफाइस करना है और एक सेंटहुड की जो उपाधि है वो लेनी है और अपने आप को धर्म के लिए कुर्बान करना है, ऐसा वो सोच करके आए थे। तो बेकट कहते हैं कि दैट ऑन द वे ही वाज सेव्ड, उनको बचाया गया दुश्मनों के द्वारा। कि किस तरह से वो मरते मरते बचे हैं, किसके द्वारा बचाया गया? डीन ऑफ सैलिसबरी के द्वारा। हो सकता है राजा ने रास्ते में भी कुछ लोग भेजे थे उनको मारने के लिए, नाइट्स जो आते हैं, हो सकता है भाई उनको मिले थे, लेकिन डीन ऑफ सैलिसबरी ने इंटरवेंशन करके उनको बचा दिया। अब जो प्रलोभन देने वाले लोग आते हैं एक एक करके, कितने आते हैं? 3, 3 लोग आते हैं और तीनों का अपना अपना तरीका है। और वो बेकट को मनाने का, लेवर मतलब यहाँ पे मनाने का मान मनोबल करते हैं कि वो अपना जो नजरिया है राजा और जो अथॉरिटी है या राजा जो राजाज्ञा है उसके प्रति अपना नजरिया बदल दें। एक एक करके आते हैं। पहला वाला जब आता है फर्स्ट, वो कहता है कि वो राजा और बेकट की पुरानी दोस्ती की याद दिलाता है कि भाई तुम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे और अब ऐसा क्या हो गया है, तो फिर से उस दोस्ती को रिवाइव कर लो और अपना जो समझौता है, रिकन्सिलिएशन मतलब सलाह मशवरा, वो कर लो। और अच्छा नहीं होता, दुश्मनी बुराई अच्छी नहीं होती। तो जो है अपनी दोस्ती के वास्ते मान जाओ और वापस आ जाओ। तो बेकट जो है वो उसके प्रपोजल को टर्न्स डाउन, ठुकरा देते हैं। दूसरा जो प्रलोभन देने वाला आता है वो कहता है कि वो बेकट को बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्या करके? रिजाइन देके अपनी चांसलरशिप से जो उन्होंने रिजाइन दिया था, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि चांसलर रहते हुए वो लोगों की और अच्छी सेवा कर सकते थे, जो कि अब वो आर्च बिशप बन के नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनकी गलती थी। और अब वो उनसे एक तरह रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है साहब, वापस आ जाओ, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, आप फिर से आइए और हम आपको पोस्ट फिर से दिलवा देंगे। कौन सी? चांसलरशिप वाली। आप संत से फिर से आकर के आ जाइए, संत गिरी छोड़ दीजिए और फिर से प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन उन्होंने फिर से डिनाई, ये चीज डिनाई कर दी कि भैया मुझे अब पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं आना है और मैं जो हूँ अब मैं ट्रू डिवोटी हूँ और इसी तरह से मैं रहूंगा। थर्ड टेम्पटर तीसरा आता है, वो उनके ऊपर जाति वाला रोल जो है पासा फेंकता है। क्योंकि ये नॉर्मन होते हैं, जो आपके थॉमस बेकेट हैं, इनकी कास्ट होती है नॉर्मन, ये नॉर्मन होते हैं। तो वो आकर कहता है, वो राजा की बुराई करता है तीसरा वाला, और इनको मनाने की कोशिश करता है इस जाति वाला कार्ड खेल करके। सोचो जैसे अपने यहाँ बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जाति वाला कार्ड खेल देती हैं, तो वहां पर भी चाहे 1170 हो, चाहे आने वाले 2070 में, अभी तो 2025 आ रहा है, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। तो वो आके बोलता है कि जो नॉर्मन लोग हैं, नॉर्मन बैरन्स जो हैं, उनको आप ज्वाइन कर लो राजा के खिलाफ, और हम रक्षा करेंगे धर्म की और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, तो आप हमारे ग्रुप में आ जाओ। ये सिर्फ एक चाल होती है, बेकट इस बात को जान जाते हैं। तो बेकट इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं भाई जा, तेरे बस की बात नहीं है। इसका प्रपोजल भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जो है टेम्पटर्स का जो एपिसोड खत्म होता है, कोरस फिर से आता है महिलाओं का।
अपीयर होता है प्ले में, और आकर वो बोलते हैं कि बेकट वास्तव में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी इंसान है। यहाँ पर वो कह सकते हैं इगोइस्टिक हैं, जो कि झुके एकदम से अडिग हैं, बेंट अपॉन अडिग हैं किस बात पे? सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही मानेंगे। और ये कहीं न कहीं कोरस इस बात को हिंट कर देता है कि ही इज़ लिटिल बिट इगोइस्टिक। इससे बेकट के ईगो का और उनका जो सैक्रिफाइस करने का जो मोटिव है, वो समझ में आता है कि ठीक है, मैं संन्यास, अपने आप को शहीद की श्रेणी में रखना चाहूँगा, और जैसा भी है देखा जाएगा। थॉमस बेकट रेमिनिसेंस याद करते हैं अपने उन दिनों की जब वो चांसलर हुआ करते थे, हिज पास्ट करियर एज़ चांसलर, जिसमें वो कहते थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को पनिश किया उनके गलत कामों के लिए, रॉन्ग डूअर्स को। इसके अलावा और लोगों को उन्होंने बहुत सारे तरह-तरह के पनिशमेंट दिए लोगों को, और बहुत ही पावरफुल लाइफ उन्होंने जी, क्योंकि प्रधानमंत्री की पोस्ट पे थे। तो अब उनको लगता है कि अब ये मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, तब ये सेंट बन गए। ही इज नाउ ओनली सर्वेंट ऑफ गॉड एंड ही नील्स एंड प्रेस डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड। अब सिर्फ भगवान की ही वो प्रार्थना करेंगे, ऐसा वो मानते हैं। बाकी किसी से उन्हें मतलब नहीं है, किसी का डर नहीं है, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ऐसा उनका मानना है। फिर एक इंटरलूड आता है उस प्ले में। इंटरलूड में क्या होता है कि कुछ प्ले से हटकर बताया जाता है, तो यहाँ पर टी.एस. इलियट ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और हेनरिक इब्सन की तरह जो इंटरलूड डाला है, इस इंटरलूड में उन्होंने सिर्फ इनकी प्रीचिंग की बात की है, कि ये जो उनके अनुयायी वहाँ आ जाते हैं उनको सुनने के लिए, उन अनुयायियों से वो क्या बताते हैं, यही बताने की कोशिश यहाँ पे की है। क्रिसमस की मॉर्निंग है 1170 की, बहुत सारे अनुयायी आए हुए हैं, जिनमें वो बेकट भगवान के कार्यों का उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, और जो भगवान हमें कष्ट देता है उसका जस्टिफिकेशन भी करते हैं, कि कैसा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दुख कैसे आते हैं, सब वो सब अपने फॉलोअर्स, सारे फॉलोअर्स को बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि बर्थ और डेथ दोनों को, जो भगवान में भरोसा करने वाले लोग हैं, दोनों चीज़ों को, बर्थ और डेथ को इक्वली समझते हैं। बर्थ का मतलब यहाँ पे ईसा मसीह का जो जन्म होता है, वो उसका रेफरेंस है, और डेथ का मतलब क्रूसिफिक्शन, क्यों क्रूसिफिक्शन के बाद ही वो रियल पावर दुनिया ने जानी। तो कहते हैं कि सुख और दुख को एक तरह से ट्रीट करो, और उनको इक्वली खुशी खुशी उनको एक्सेप्ट करो, ऐसा बताते हैं अपने फॉलोअर्स को। इसके बाद वो मार्टरडम की परिभाषा बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर मेरा भी मार्टरडम हो जाता है, या मैं मार्टर्ड के रूप में मेरा असैसिनेशन हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ये भी मैं समझूंगा कि भगवान की का बनाया हुआ ये डिज़ाइन है, या भगवान का बनाया हुआ ये पूरा प्रारूप है जिसमें मैं फिट बैठ रहा हूँ, और ऐसा मेरे साथ होगा। बाद में अपने से पहले जो और क्रिश्चियन सेंट्स जो मर्डर्ड हुए हैं, असैसिनेट हुए हैं, उनके बारे में भी बताते हैं, क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में, जो इनसे पहले धर्म के ऊपर शहीद हो गए, उनके बारे में इंटरलूड में बताया जाता है। पार्ट सेकंड शुरू होता है। पार्ट सेकंड फिर से कोरस का जो महिलाओं का जो गीत है उससे शुरू होता है, कोरस सॉन्ग से पार्ट सेकंड, जिसमें बताते हैं कि थॉमस बेकट जो है इज गोइंग टू बी मर्डर्ड इन दिस सीन। सस्पेंस जो था वो खत्म कर दिया है। अब सस्पेंस खत्म हो गया तो मूवी रोक देते हैं, है ना? लेकिन ये मूवी नहीं है, ये प्ले है, जो कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर वांट टू क्रैक दैट एग्जाम, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट ऑन योर ओन मूवी, जो कि ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 3 जो पुजारी आते हैं, जो शुरुआत वाले दिखाए गए थे, तीनों के एक-एक के हाथ में एक क्या-क्या है? बैनर्स हैं। एक में सेंट स्टीफन का है, और फर्स्ट क्रिश्चियन मार्टर थे, जिनका अभी रेफरेंस मिला था इंटरलूड में। सेंट स्टीफन जो है फर्स्ट क्रिश्चियन मार्टर, और सेंट जॉन जो कि एपोस्टल देवदूत थे, और तीसरा होली इनोसेंट। ये तीनों प्रीस्ट एक-एक बैनर लेकर के आते हैं उस कैथेड्रल के हॉल में। तभी 4 जो नाइट्स हैं, जिनको राजा ने भेजा है कि जाओ भैया, बहुत हो गया इनका भाषण अभिभाषण, बहुत हो गया, जाके इनको खत्म करो, टपकाओ, खत्म करो किस्सा इनका, थॉमस बेकेट का। तो आ जाते हैं, और तीनों बहुत ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस। ये देखो, ये मैंने टाइटल डाला है, एक हॉलीवुड मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, उस हिसाब से कि बहुत तेजी से आते हैं और बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि जो डीन सैलिसबरी का है उसने इनको बचा लिया था इनके हाथों मरने से, तो गुस्से में है।
दे हैव कम टू मर्डर हिम, सिर्फ एक ही काम है, मार देना है और कुछ नहीं सुनना है। बहाना लेकर के आए हैं ऑफ गिविंग सम इम्पोर्टेंट मैसेज, कि मुझे हम लोगों को आर्च बिशप को एक मैसेज देना है, इम्पोर्टेंट है, तो हमें आने दो कैथेड्रल के अंदर। तो जैसे ही उनको बेकट दिखते हैं, तुरंत ही वो उनको तमाम तरह की अपने असली रूप में आ जाते हैं, तमाम तरह की गालियां देना, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। उनको अक्यूज करते हैं कि भाई तुम, भाई तो नहीं बोलेंगे, अक्यूज करते गालियां देते हुए कि तुम ट्रेटर हो, देशद्रोही हो, तुमने राजा के खिलाफ विद्रोह किया है, अब तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। दे कॉल हिम अनग्रेटफुल, बहुत ज्यादा एहसान फरामोश बताते हैं, और जिसका सिर्फ एक ही सजा है, वो क्या है, डेथ। तो बहुत जो पब्लिक वहां इकट्ठी है वो डर जाती है, प्रीस्ट भी डर जाते हैं, लेकिन आर्च बिशप जो कि पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग है, वो कहते हैं जो भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेप बैक, अपना कदम पीछे नहीं खींचूंगा। नाइट्स जो हैं वो बेकेट को ऑर्डर देते हैं कि जो बिशप्स जो थे, जिनको पोप जो है रोम का, जिसने उनको धर्म भ्रष्ट या जो भी धर्महीन किया होगा, जो भी उनके पद से हटाया था, उनको वापस ला दो, सस्पेंशन सस्पेंशन उनका जो है वो रिवोक कराओ। लेकिन वो कह, जिसके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना गया था, लेकिन वो नहीं मानते हैं। बेकट कहते हैं कि भाई मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे अब किसी राजा के आर्डर का पालन नहीं करना है, क्योंकि मैं अब राजा और राजाज्ञा से दूर हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड ओनली, अब मैं सिर्फ भगवान के आदेश को मानता हूँ, अब मैं वो चांसलर नहीं हूँ जो पहले था। तब फर्स्ट नाइट जो है उनको ऑर्डर देता है कि राजा ने कहा है कि तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुरंत छोड़ो इंग्लैंड, फ्रांस में। लेकिन ये भी वो मना कर देते हैं ब्लंटली, एकदम मुंह पर बोल देते हैं, नहीं जाऊंगा, करो क्या कर लोगे। एकदम बच्चों जैसी लड़ाई हो रही है कि करो क्या कर लोगे, नहीं जाऊंगा, नहीं भागूंगा। नाइट जो अगला है वो फिर से धमकी देता है, अगर नहीं गए बेटा तो अब देख लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। लेकिन आर्च बिशप जो है वो बहुत ही निर्भीकता से जवाब देते हैं, इस बार पोएटिक लैंग्वेज में बोलते हैं। देखो आगे कविता पे एक ना एकदम ओजस्वी भाषा में बोलते हैं कि बट इफ यू किल मी आई शैल राइज फ्रॉम माई टॉम, तब मैं अपनी कब्र से भी उठ करके आ जाऊंगा और भगवान के सामने सबमिट माई कॉज बिफोर गॉड्स थ्रोन, और भगवान के सामने अपना पक्ष रखूंगा। मतलब तुम लोग क्या जानो कि क्या धर्म है, क्या ईश्वर है, अगर तुमने मुझे धमका भी दिया, मार भी दिया, तो मैं कब्र से बाहर निकल आऊंगा। ये हुई ना बात, देखो दिलेरी वाली, डरे नहीं बंदे बिल्कुल भी। सो ही इज कॉल्ड द सेंट, और इसीलिए आज हम उनका प्ले पढ़ रहे हैं, जिस पर लिखा गया है थॉमस इलियट के द्वारा, और एग्जाम में पूछा जा रहा है, दम तो है उस इंसान में। लेट्स स्टार्ट अगेन। आगे वो कहते हैं कि जो चारों नाइट्स हैं वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी हर बात का जवाब नेगेटिव ही देते हैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो गुस्सा बढ़ता जाता है नाइट्स का। ऊपर से नाइट्स के ऊपर राजा का हाथ है, और बेकट बेचारे सीधे सच्चे साधु इंसान, लेकिन उनको गुस्सा आता है। और ये बात सच है कि जो ताकतवर होता है उसको कमजोर पे बहुत गुस्सा आता है। भेड़िया और मेमना की कहानी आपने सुनी होगी। तो उन तीनों जो पुजारी हैं, उनसे ये चार नाइट बोलते हैं कि अब समझाते क्यों नहीं अपने मालिक को, अपने मालिक को समझाओ कि राजा की आज्ञा माने, नहीं तो इनका काम तमाम हो जाएगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई डायरेक्ट ना बोल करके जो बगल में खड़ा होता है उससे बोलते हैं, बता इसको कौन हूं मैं, है ना, चाचा विधायक है हमारे, इनको बताओ। तो इस तरह से धमकी दी जाती है, राजा का हाथ है हमारे ऊपर। लेकिन बेकट कहते हैं कि नहीं भाई, जो प्रीस्ट हैं वो डर जाते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि कैथेड्रल का दरवाजा बंद कर दिया जाए, जिससे कि प्रीस्ट और ये बेकट अंदर रहें और ये चारों नाइट बाहर रह जाएं। लेकिन बेकट जो है, बेकट मे नॉट बी मर्डर्ड, जिससे उनका मर्डर ना हो सके, लेकिन बेकट जो है मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, दरवाजा जो है वो चर्च का सबके लिए खुला होता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फो हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो। चर्च का गेट, भगवान के घर का गेट सबके लिए इक्वली खुला रहेगा। कोरस फिर से आ जाता है, इनको चैन नहीं है, बार बार कूद पड़ती हैं बीच में महिलाएं। भले ही ये तो आदत होती, साइकोलॉजी रहती थोड़ी किसी किसी की, खैर डोंट टेक इट पर्सनली। आकर के फिर से बताने लगती हैं कि मौत क्या है। देखो इस बार, अभी तक अच्छे गीत गा रही थी, लेकिन इस बार मौत के बारे में बताने आई हैं, एग्जैक्ट आइडिया ऑफ डेथ, कि क्या होता है, मौत क्या है, और मौत के बाद क्या होता है। उन्होंने मौत को डिस्क्राइब किया है, साइलेंट सर्वेंट ऑफ गॉड,
डिस्क्राइब्ड एज साइलेंट सर्वेंट ऑफ गॉड। ये चीज याद रखने वाली है, बाई चांस पूछी जा सकती है कि हाउ डज द कोरस डिस्क्राइब डेथ इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। तो आप बताएंगे साइलेंट सर्वेंट ऑफ गॉड। व्हेन द कोरस इज ओवर, बेकट फिर से अपने उनका जब नाच गाना जो भी है खत्म हो जाता है, उनका मैसेज खत्म हो जाता है महिलाओं का, तब बेकट फिर से कहते हैं कि दरवाजा जो है वो बंद नहीं होगा, कुछ भी हो जाए दरवाजा तो खुला ही रहना चाहिए जो भी हो। तो नाइट्स जो हैं वो फिर से आते हैं, बाहर तो खड़े ही थे, अंदर आ गए। और क्या बोला है इस बार उन्होंने, इनको देशद्रोही बोल दिया है। लो, ये तुम बहुत बड़े देशद्रोही हो, तुमने राजा के खिलाफ विद्रोह किया है। बेकट अपने आप को कहते हैं भाई मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ, मैं तो एक सच्चा ईसाई हूँ, और जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नौकर है, किसी का नौकर नहीं रह गया है। तो नाइट्स जो है उनको गुस्सा आ जाता है, और वो रेज गुस्से में उनके ऊपर कूदते हैं और उनको ऑन स्पॉट ही किल कर देते हैं। हाउ बैड, कितना बुरा, हाउ इनसेंसिटिव। बेकट डाइस वाइल प्रेइंग टू गॉड। लेकिन भैया बहुत धर्मात्मा इंसान है, उसने तुरंत मरते मरते भी भगवान को ही याद किया, और कोई हाय तौबा नहीं मचाया। सो ही इज कॉल्ड सेंट। बाकी उनको मारने के बाद जो नाइट्स हैं वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं उस पापमयी सिंफुल, भले ही उन्होंने पाप का काम किया है लेकिन उसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बेकट खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी मौत के लिए। अगर वो राजा की बात मान लेते तो नहीं मारे जाते, और अपनी जिद छोड़ देते तो नहीं मारे जाते। राजा ने उनको बहुत मौके दिए, चांसलर बनाया, आर्च बिशप बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, लेकिन वो नहीं माने। और उन्होंने कोशिश की राजा से राइज अबव द किंग, राजा से ऊपर उठने की, और यही उनके अंत का कारण बना है। तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस राजा के सेवक हैं। राजा ने हमसे कहा कि जाओ टपका दो, तो आ गए, हमने उनको मार दिया। ये हम बस राजा का काम कर रहे थे, हमारा उनसे पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं थी। देखो ये है तरीका, ये तरीका है आजकल के नेताओं का, सब कुछ कर देंगे लेकिन उसको सेंटिमेंट से जोड़ देंगे। तो ठीक उसी तरह से नाइट्स ने कहा कि हम तो बस सेवा कर रहे थे राजा की, जो भी था वैसे था, और ही वॉज किल्ड ड्यू टू हिज ईगो, बस अपने ईगो की वजह से ही मारे गए हैं। प्ले जो है वो एंड हो जाता है एक गीत के द्वारा। गीत यहाँ से शुरू होता है, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, ब्लेस्ड बैकेट हैव मर्सी अपॉन अस। बस ये यहाँ से खत्म है। तो ये थी समरी मर्डर इन द कैथेड्रल की। मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है, और जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए मैंने वो भी आपको बताए हैं। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। चाहे तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के लिए आप वैसे गूगल भी कर सकते हैं, तमाम चीजें हैं, बट यहीं पर काम आता है एक्सपीरियंस की, क्या आपको स्किप करना है और क्या आपको पढ़ना है। वैसे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके एग्जाम के हिसाब से। ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।